हेलो, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। तो अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आ गए हैं वैदिक एज में। मुझे लगता है पहला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए भी बहुत ब्रीफ में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम लोग को वैदिक एज से सेमेस्टर एग्जाम्स में, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन वो बनता है हमारा कि वैदिक जो शिक्षा प्रणाली है उसका हमारा आज आधुनिक जीवन में क्या उपयोग हो रहा है या क्या उपयोग हो सकता है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा वीडियो बना हुआ है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है। तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने वैदिक कालीन शिक्षा से ली हैं और क्या लेने की जरूरत है। तो हमारा पहला पॉइंट, जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारा आदर्शवादिता। आदर्शवादिता का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज्यादा धन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उनकी शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना हो गया है, और धन जब कमाने पे आते हैं तो क्या करते हैं, वो हिंसा भी करते हैं कि वो किसी भी तरीके से उस धन को कमा लें। तो उसके लिए वो कूटनीति चाहे करना हो, चाहे किसी से मारपीट करना हो, तो इस तरह की चीजें वो अपनाते जा रहे हैं। मतलब उनका जो नैतिक दायित्व है समाज के प्रति वो खोता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है वो भी समाप्त होती जा रही है। तो हम अगर वैदिक कालीन शिक्षा को देखेंगे तो वहाँ पे गुरु शिष्य के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता था। वहाँ पे मोरल वैल्यूज को बहुत डेवलप कराया जाता था, कैसे समाज से जुड़ना है ये सब सिखाया जाता था। तो इन्हीं सारे सिद्धांतों को, जैसे कि प्रेम हो गया, सत्य हो गया, हिंसा और त्याग हो गया, ये सारी भावनाएं, ये सारे सिद्धांत आज की शिक्षा प्रणाली में अगर प्रयोग किए जाएं तो हमारी शिक्षा प्रणाली और उचित और सुंदर बन सकती है। हमारा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो है अनुशासन व गुरु शिष्य के बीच में संबंध। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि जब गुरु के पास रहकर के शिष्य बहुत दूर, अपने घर से बहुत दूर शिक्षा ग्रहण करता था, तो उसे क्या होता था, जो कुछ भी गुरु से कहता था वो उसको फॉलो करता था। यानी अनुशासन का बहुत ही ज्यादा वहां पर महत्व था, ठीक है। तो लेकिन आज के समय में क्या है, आज अगर हमने क्लास में बैठता है बच्चा तो वो जो ले रहा है एजुकेशन, ठीक है, उसका मन है तो ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसको पसंद नहीं आया तो सोचता है चलो जाने दो, हम जाके अपने मोबाइल फोन पे पढ़ लेंगे, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, चूंकि टेक्नोलॉजी भी डेवलप इतनी ज्यादा हो गई है तो उसको गुरु का महत्व धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब आपस में गुरु और शिष्य के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है, प्रेम भावना बनी रहती है, तो एजुकेशन जो है हमारा ये बहुत ही ब्रॉड वे में, बहुत ही अच्छी तरह से दुनिया को सुधारने के लिए काम में आता है। तो क्या ज़रूरत है, इस समय फिर से वही ज़रूरत आ गई है कि हम वैदिक शिक्षा प्रणाली को प्रयोग करें और गुरु और शिष्य के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, है ना। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण। अब शिक्षा के उद्देश्य किस तरह के हों। वैदिक कालीन शिक्षा में हम देखें तो वहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इस तरह के जो है उद्देश्य बनाए जाते थे। बच्चों को मतलब मोरल वैल्यू सिखाई जाती थी, उनको योगा करा करके उनके मानसिक और शारीरिक जो है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। इस तरह की चीज़ें इंक्लूड की आज भी है, योगा होता है। और क्या हो रहा है कि मानसिक चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग करी जा रही हैं, कुछ लोग जिम भी जाते हैं, है ना। स्कूलों में भी जिम की व्यवस्था है। लेकिन क्या है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आज आधुनिक युग में और जोड़ दी गई हैं। आज हम लोग राष्ट्र को लेकर के चलते हैं, राष्ट्र के निर्माण की बातें करते हैं। तो बेसिकली दो उद्देश्य और जोड़े गए हैं, वो है एक तो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना, और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। तो इस तरह से शिक्षा के उद्देश्य हमने वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर के बनाए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारी विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण। अब वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यचर्या, आज की पाठ्यचर्या में क्या महत्व है। पहले की जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा होती थी उसमें ज्ञान विज्ञान कला कौशल तकनीकी इन सब पे बहुत महत्व दिया जाता था। जब भी स्टूडेंट गुरुकुल में जाता था तो उसे जीवन यापन कैसे करना है इसकी तो शिक्षा दी जाती थी, और साथ ही साथ में ये भी दिया जाता था कि उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए अध्यात्म की शिक्षा कैसे लेनी है। यानी पहले तो ज्यादा जो उनका फोकस होता था वो अध्यात्म की तरफ होता था। क्षत्रियों को तो मान लो जैसे जीवन यापन के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं वो सारी तकनीकों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज में क्या, आज हमारी ज़रूरतें बदल गई हैं, हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं। तो उसके हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो भी बदल गया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, पहले भी हम लोग धर्म की शिक्षा लेते थे, आज भी थोड़ी लेते हैं। हालांकि स्कूलों में अभी धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य नहीं है, और नीति शास्त्र इन सब की भी शिक्षा हम लोग जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं इसके माध्यम से मिलती है। तो इनके साथ साथ कुछ और चीज़ें आज हमारा बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, जैसे कि गणित हो गया,
विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गया, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, शिक्षण की उत्तम विधियों का निर्माण। शिक्षण की उत्तम विधियों का निर्माण क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता था, जिसको कहते थे प्रदर्शन विधि, है ना। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिसके माध्यम से वो बच्चों को क्या करते थे, सिखाते थे, प्रदर्शन विधि के माध्यम से, व्याख्या विधि के माध्यम से, है ना। लेकिन आज भी वो सब चीजें चलती हैं, स्कूलों में व्याख्या भी दी जाती है, प्रदर्शन भी कराए जाते हैं। हालांकि प्रदर्शन अब क्या होता है, लैब तक एक्सटेंड हो गया, चीजें करके सिखाई जाती हैं, क्योंकि विज्ञान की महत्ता बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तकनीकों का भी आज हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी विधियां कुछ ज्यादा उत्तम हो गई हैं शिक्षण की। लेकिन इसका भी बेस कहाँ से आया है, हमारा वैदिक कालीन शिक्षा से आया है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट है अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। अच्छा, अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास का क्या मतलब है? जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा होती थी, उसमें हम देखते थे कि अनुशासन कैसे मेंटेन होता था। गुरु जो भी आदेश दे देता था या फिर जो वो गुरुकुल के नियम बनाता था, सारे स्टूडेंट उसको फॉलो करते थे। ठीक है। आज लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो इतना प्रेशर नहीं होता, टीचर का इतना प्रेशर नहीं होता, नहीं कि ऐसा करो नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, हाँ ज़रूरत किस चीज़ की है कि बाह्य अनुशासन जो भी रूल्स बने हुए हैं वो तो बने हैं, उसके साथ साथ हमें आंतरिक अनुशासन पे भी ध्यान देना है। तो हमें अंदर से भी महसूस करना है कि नहीं, जो रूल्स बने हैं वो हमें फॉलो करने हैं, सिर्फ उनको सुनना नहीं है बल्कि उनको आत्मीकरण करना है, जिसको कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में भी लोग करते थे, अनुशासन को फॉलो करते, तो हमारी शिक्षा प्रणाली क्या हो जाएगी, बहुत बेहतर हो सकती है। फिर भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अच्छा, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का कॉन्सेप्ट भी वैदिक कालीन से आया है। वैदिक कालीन जो एज था, वहाँ पे भी जो संस्थाएं होती थी, मैंने प्रीवियस उसमें बताया था वीडियो में कि गुरुकुल कई तरह से बांटे जाते थे। बेसिकली मैंने 4 टाइप उसमें बताया था आपको, अगर आपको याद हो। जैसे टोल था, ठीक है, और भी ऐसे कई सारी उसमें मैंने 4 टाइप के बताए थे, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। उसी तरह से आज भी क्या होता है कि हमें हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, है ना। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थाओं को भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कहीं बेसिक एजुकेशन है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो आज जो है, आज जैसे विद्यालय खोल दिए जाते हैं, महाविद्यालय खोले जाते हैं, विश्वविद्यालय भी खोले जाते हैं। तो ये सारे डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, उसके हिसाब से ही ये सारे अलग अलग संस्थान खोले हैं। फिर आता है व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ। अब व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ क्या होता है, अगर हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, जब पूर्व वैदिक काल की बात होती है तो मैंने बताया था कि योग्यता अनुसार पहले शिक्षा दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण है तो उसको धर्म कांड के बारे में, इन सब के बारे में, धर्म के बारे में, और आपका वैदिक शास्त्रों वगैरह के बारे में शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय होता था, उसे युद्ध करना सिखाया जाता था, शासन करने के नियम सिखाए जाते थे। फिर इसी तरह से जो आपका वैश्य होता था, उसे कृषि हो गया और लेखा जोखा, इनसे रिलेटेड चीज़ सिखाई जाती थी। ठीक है। तो पहले भी ये चीज़ें होती थी। फिर लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, अब यहाँ पे चूंकि वर्ण आ चुका था, तो वर्णानुसार शिक्षा देने लगे। यानी जैसे शूद्र है तो उसको तो कोई शिक्षा ही मत दो, ब्राह्मण है तो अब ये सिर्फ कर्मकांड मतलब करेगा, मतलब उपाध्याय, जैसे आपका पढ़ाने वाला काम, ये सारा काम क्या करेगा, ब्राह्मण करेगा। क्षत्रिय है तो बस वो युद्ध ही करेगा। ठीक है। जबकि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था, अगर आप युद्ध करने योग्य हो तो आपको युद्ध की कला सिखाई जाएगी, और इस तरह की चीजें होती है। अच्छा, वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया समानता का अधिकार, है ना, आर्टिकल 14 में। तो समानता का अधिकार है, यानी सबके लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अच्छा, समान व्यवहार किया जाना चाहिए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। यानी शिक्षा किसी के लिए भी बटी नहीं हुई है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। जो जिसको जो पसंद है, जो जो जिसके योग्य है, उसको उस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, और यही हो रहा है। यानी हम आज भी कहीं ना कहीं पूर्व वैदिक काल को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का इफेक्ट जो है वो आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जगह भी इस परिवर्तन की भी आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट करके आज भी अपनी एजुकेशन को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। धार्मिक व नैतिक शिक्षा में क्या होता है कि वैदिक कालीन जो समाज था हमारा, उस समय पर धार्मिक शिक्षा पर तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, कि धर्म कान, क्योंकि उनका मेन महत्व क्या था, उनको बस मोक्ष प्राप्ति, उनका मेन लक्ष्य ही होता था।
आज हमारे लक्ष्य परिवर्तित हुए हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पे कोई भी बल नहीं दिया जाता, लेकिन मोरल वैल्यूज पे दिया जाता है। हालांकि आज भी जो मोरल वैल्यूज की हमारी करिकुलम में इंक्लूड किया गया है वो बहुत ही थोड़ा पार्ट इंक्लूड है, बहुत प्रेशर भी नहीं है कि नहीं बस इसको सीख ही जाना है। और लोग जो पढ़ भी रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि बस हमें इसको पास करना है एज अ सब्जेक्ट। ये मतलब नहीं है शिक्षा का। अगर आपको नैतिक शिक्षा दी जा रही है तो आपके जीवन में उसको उतारना है। तो ये टीचरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको किस तरह से स्टूडेंट के लाइफ में इंक्लूड कर दें। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी कहाँ से, वैदिक काल से। इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। ओके, तो कुछ दोष भी थे, कुछ ऐसे दोष थे जिनको दूर करना ज़रूरी था, और आज चूंकि काफ़ी चीज़ें वो दूर हो भी चुकी हैं, तो हम देख लेते क्या दोष थे जो हमने इम्प्रूव किए हैं। पहला था शिक्षा व्यवस्था। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपने पढ़ा है कि गुरुकुल में होती थी। तो गुरुकुल में जब गुरु शिक्षा देता था तो फीस नहीं लेता था कोई। अब फीस नहीं लेता था, है ना, तो जब भी स्टूडेंट क्या करता था, पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था, तो वो उसको गुरु दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी दे दे वो आपका शिक्षक उस समय ग्रहण कर लेता था। सर्वव्यापी इसीलिए शिक्षा थी। लेकिन उसमें राज्य का कोई महत्व नहीं था, राज्य का कोई योगदान नहीं था कि नहीं गुरुकुल खोले हैं तो हमें इतना कंट्रीब्यूशन करना है और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, तो इसलिए बहुत इम्फेसाइज नहीं था करते थे लोग उस पर। लेकिन आज क्या है, आज शिक्षा व्यवस्था जो है वो राज्य का उत्तरदायित्व हो गई है ना। राज्य के साथ साथ केंद्र भी बहुत सपोर्ट करता है उसमें, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय हो गया है, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय हो चुका है। अब क्या है कि सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा आय के स्रोत। अगर हम देखें तो आय के स्रोत में क्या है, आय के पहले जो स्रोत होते थे वो अनिश्चित थे, यानी टीचर को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है। अब जब सैलरी नहीं मिल रही तो कैसे इंस्टीट्यूशन को चलाएगा, है ना। लेकिन आज क्या है, आप देखिए इतने सारे प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, सब कुछ खुल गया है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया है ताकि उनका मन लगे पढ़ाने में, है ना। थर्ड क्या है, शिक्षा की संरक्षण। देखो पहले अमनोवैज्ञानिक थी शिक्षा, मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि स्टूडेंट का किस में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसको उस ढंग से आपने शिक्षा देना शुरू कर दिया, ठीक है। और पहले दो ही तरह में डिवाइड की गई थी शिक्षा, दो लेवल पे, एक तो प्राथमिक लेवल था, एक उच्च लेवल था, ठीक है। तो प्राथमिक लेवल और उच्च लेवल, बीच में क्या है, बीच में कोई भी लेवल नहीं है, तो मतलब सीधे या तो लोअर पे आप पढ़ाई करा रहे हो या तो फिर बहुत हाई ग्रेड की पढ़ाई करा रहे हो। तो इसमें क्या होता था, बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत मतलब ऊंची नीची होती रहती थी, डिस्टर्ब होते थे वो बच्चे। आज ऐसा नहीं है, आज हमारी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। हम स्टूडेंट के मन मस्तिष्क को पढ़ते हैं, उनकी पसंद के हिसाब से एजुकेशन और करिकुलम बनाया जाता है, और इस तरह से शिक्षा क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक हो गई। फोर्थ पॉइंट है रटने पर बल। अच्छा, पहले क्या होता था, चूंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखने का कोई भी वो प्रोसेस नहीं था, ना कंप्यूटर था ना कुछ था, ना कॉपी बुक्स बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लिखने की थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, बट उसके पहले अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो लिखने विखने की प्रथा नहीं थी। गुरु क्या करता था, जो भी बोलता था स्टूडेंट उसको याद कर लेता था, और यही धीरे धीरे ये शिक्षा हस्तांतरित भी होती थी कि बोल करके ही दूसरों को, मतलब सुनो और दूसरों को फिर ऐसे सुना दो। तो इसलिए क्या करते थे, जो भी मंत्रों का उच्चारण होता था वैदिक काल में वो सब रटाए जाते थे बच्चों को, बच्चे उसे रटते थे। अच्छा, रटने से कहीं ना कहीं प्रेशर बच्चों पे बहुत ज़्यादा आता था, कुछ भूल गया कुछ मिस हो गया तो घबराहट सी भी होती। आज हमारे में इस तरह की एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ है। एनसीएफ कहता है बच्चों को रटने पे जोर नहीं देना है। ये सबसे बड़ी खास बात है जो आज हमारा करिकुलम चल रहा है नेशनल, उसमें कहा साफ साफ मना किया गया कि नहीं, बच्चों को रटने पर बल मत दीजिए, उन्हें चीज़ों को समझाइए, डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से अडॉप्ट करें। तो ये पहले की शिक्षा में बहुत बड़ा दोष था। नेक्स्ट हमारा है अनुशासन। अनुशासन पहले बहुत ही कठोर होता था, सुबह 4 बजे सारे स्टूडेंट को गुरुकुल में उपजाना होता था। उसके बाद वो सारी मतलब जितना भी सुबह सुबह का होता है मंजन ब्रश करके अच्छा से तैयार होकर के फिर वो क्या करते थे, अपना एजुकेशन लेते थे। एजुकेशन लेने के बाद शाम को गैया चराने जाना है, फिर उसके बाद आकर के पढ़ना वढ़ना है, फिर उसके बाद सो जाना है। तो उनका एक सिस्टम होता था और उसी टाइम पर वो काम करना होता था।
आज भी हॉस्टल में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अनुशासन रहता है कि हाँ, टाइमली खाना है, टाइमली आपको पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ से घर से लोग जाके पढ़ाई करें, वहाँ पे अनुशासन की कहीं न कहीं कमी पाई गई है। कभी-कभी तो बच्चे लेट भी आ जाते हैं क्लास में, स्पेशली हायर एजुकेशन में देखा जाए। तो ये आज हमारी कमी है, थोड़ा अनुशासन पहले कठोर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर था। आज हमारे यहाँ क्या बहुत ज़्यादा लीनिएंट हो गए हैं। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल। पहले क्या होता था, चूँकि मोक्ष हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो हम लोग क्या करते थे, धार्मिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल देते थे, ठीक है? और लोगों को समाज से जोड़ने के लिए सिखाना है, तो हमें नैतिक शिक्षा पे भी बहुत बल दिया जाता था। आज नैतिक शिक्षा पे बल दिया जाता है, धार्मिक शिक्षा पे बल कहीं स्कूलों में तो नहीं दिया जाता। घर में जो बच्चे सीखते हैं, धर्म अपने-अपने धर्म से रिलेटेड वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा स्कूलों में भी दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मोरल चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। है ना? लोगों को कहानियाँ, जो प्राचीन काल की कहानियाँ, सबको जोड़ कर के सुनाना, इन सब चीज़ से क्या होता है, मोरालिटी डेवलप होती है इंसान में। जैसे हम लोग रामायण, महाभारत ये सब पहले अ, अभी इस समय भी आधुनिक भारत में भी चल रहा था। कुछ समय तक पहले क्या होता था, दादा-दादी मिलकर के घर में रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे, टीवी चैनल्स पे दिखाई जाती थी। अभी 2020 में भी मोदी ने चूँकि कहने पे चैनल्स पे चलने लगा रामायण, महाभारत, लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इससे क्या है, मोरल वैल्यूज़ बढ़ती हैं। तो इस तरह की एजुकेशन अगर हम आज भी इंक्लूड करते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली में, तो ये थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, हमारी एजुकेशन प्रणाली और बेटर हो सकती है। हमारा 7th पॉइंट है विचार स्वातंत्र्य का अभाव। अच्छा, पहले विचार स्वातंत्र्य का बहुत अभाव था। कैसे? क्योंकि धार्मिक जो भी बातें कह दी गई हैं, धा मतलब जो भी आपके वेद बने हैं, जो भी उपनिषद बने हैं, उसमें जो भी बातें पढ़ लिखी गई हैं, अच्छा, पूर्व वैदिक काल में तो इतना नहीं था प्रेशर, चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लोग समझते थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी थोड़े बहुत होते थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, तो रूढ़िवादिता बढ़ गई। रूढ़िवादिता बढ़ गई और ये माना जाने लगा कि जो कुछ लिखा है उसको रिजिडली फॉलो करना है। कुछ लोग तो उसमें इंटरप्रिटेशन कर देते थे, मतलब जो चीज़ें लिखी है उसको अपने-अपने हिसाब से वो बता देते थे, तो उसका अंधा अनुकरण भी शुरू हो गया। अपने अकॉर्डिंगली ब्राह्मणों ने चीज़ों को परिवर्तित कर दिया, है ना? जैसे पूजा-पाठ में होगा, उसमें कठोरता आ गई बहुत कि नहीं, ऐसे-ऐसे नियम फॉलो करने हैं तभी भगवान मिलेंगे। आज भी कहीं-कहीं देखने को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो धार्मिक कट्टरता एक तरह की आ गई थी, है ना? तो लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज विचार स्वतंत्र है, आज कोई भी किसी भी धर्म पर क्वेश्चन उठाता है, उत्तर मिलता है उसे। उसे पूरा अधिकार है जानने का कि ये चीज़ें क्यों हैं, ऐसा क्यों है। और उसपे कोई फाउंडेशन भी नहीं है आज आप ऐसा कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। पहले क्या होता था, पहले का फ़ोकस अध्यात्म पक्ष को मजबूत बनाना होता था, वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या है, हमें वही ज्ञान ग्रहण करना है जो हमें ईश्वर से मिला दे। तो हमारा पूरा जो फ़ोकस होता था वो आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा होता था। लेकिन उस समय सामाजिक शिक्षा तो होती थी, ऐसा नहीं है नहीं होती थी, लेकिन उसके पक्ष को बहुत कम जो है गुरुकुलों में ध्यान दिया जाता था। पर आज हमारा क्या है, आज हम लोग अपने मनुष्य जीवन को कितना ज़्यादा सार्थक बना सकें, कितना सुंदर बना सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकें, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो आज हमारे स्कूलों में दी जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हस्तकार्य और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा। पहले मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी वैदिक काल में। तो वर्ण व्यवस्था आने की वजह से क्या होता था कि ज़्यादातर सेवा कार्य जो दे दिए जाते थे वो शूद्रों को दिए जाते थे। तो शूद्र जो होते थे उनको शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता था, लेकिन उसके अलावा जो अपर कास्ट होती थी, जैसे आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य होते थे, इन लोगों ये लोग क्या करते थे, ये लोग कहते थे नहीं, हम श्रम करेंगे तो हम सेवक कहलाएँगे, और ये लोग अवॉइड करते थे। गुरुकुलों में भी अच्छा ऐसी शिक्षाएँ नहीं दी जाती थी कि कढ़ाई-बुनाई से रिलेटेड बहुत शिक्षा दे दी जाए, कि जाके इंसान वो काम करे और बहुत खेती-वेती करवाई जाए, इस तरह की चीज़ें बहुत नहीं होती थी। या फिर और भी जो होता है पानी लाना, वो लाना, हालाँकि वो करते थे थोड़ा बहुत, वो इतना ही करते थे कि वो गुरुकुल के लिए, जितनी शिक्षा लेना है वहाँ पे उसको रेगुलर लाइफ़ में अडॉप्ट किया है, उतना ही करते थे। ये नहीं कि उसको जाके समाज में भी वही चीज़ें वो करें। तो ये कहीं न कहीं अच्छी चीज़ नहीं थी। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है वो है नवीन धर्मों का आविर्भाव। धीरे-धीरे क्या हुआ, मैंने जैसे बताया उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादिता बढ़ गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। अब धीरे-धीरे शिक्षा का स्वरूप कहीं न कहीं बहुत ही ऐसा होने लगा जो जन सामान्य के लिए उचित नहीं था। जो अपर कास्ट के लोग थे उनका डोमिनेंस बढ़ गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग का।
लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जनसाधारण का मोह भंग होने लगा वैदिक शिक्षा प्रणाली से। और उसी बीच में इन सारी स्थितियों को सुधार करने के लिए, रूढ़िवादिता से जो समाज अफेक्ट हो रहा था, इन सब चीज़ों से दूर करने के लिए जन्म हुआ बेसिकली 2 धर्मों का। पहला तो था हमारा बौद्ध धर्म, जो कि ब्राह्मणों की इस तरह की रूढ़िवादिता तो बिल्कुल नहीं मानता था और ये जन सामान्य के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता था। तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसी के साथ-साथ में उस समय उदय हुआ आपका जैन धर्म का। तो इस तरह के 2 धर्म आए, जिन्होंने क्या किया कि जनसाधारण की आवश्यकताओं को समझा, उनको भी सम्मान दिया और उनके लिए कार्य किया। ठीक है? तो इस तरह से हमने आज पढ़ा वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष को भी जान लिया। नेक्स्ट अगर मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा बहुत बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी थोड़ी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताऊँ। इसके बाद हम लोग माध्यमिक युग में जो भी शिक्षाएँ दी जाती थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो धीरे-धीरे हम थोड़ा-थोड़ा मूव करेंगे, आप लोग उसको पढ़ते जाइए और ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके बने आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हो सके तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बने नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कि हाँ, आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। सो थैंक यू गाइज़।